अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, 3 4 5 न्यूमेरिकल्स जो कि डिफरेंट स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स को समझना है और बताएंगे, फिर खुद से ही एनसीईआरटी बुक्स को सोल्व करना है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन खुद करना है, एक्सरसाइज खुद करना है, एडिशनल हम 2 दिन के बाद कराएंगे। तो एक्सरसाइज एडिशनल खुद अटेम्प्ट लेना है एनसीईआरटी का, न्यूमेरिकल्स हम खुद करा रहे हैं। थ्योरी पूरा वीडियो देख के थ्योरी पढ़कर एनसीईआरटी बुक रीडिंग डालना है। बुक रीडिंग बहुत जरूरी होता है। एनसीईआरटी बुक को रीड करना है, पढ़ना है, उसमें कॉन्सेप्ट निकालना है कि कौन कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसको पढ़ना है। बहुत सारा ऐसा चीज होता है जिसका कोई अल्टरनेट नहीं होता है, जैसे बुक रीडिंग का कोई अल्टरनेट नहीं होता है। बहुत सारे आजकल टेक्नोलॉजी आ गए हैं कि जो वीडियो बनने लगे हैं वो वीडियो टेक्नोलॉजी वाले वीडियो चलने लगे हैं, लेकिन सभी बच्चे ध्यान देंगे जो प्रिंटेड पढ़ाई का मॉडल होता है वो बेस्ट मॉडल होता है। वीडियो के मॉडल से भी बेस्ट होता है प्रिंटेड पढ़ाई का मॉडल, इसलिए डिजिटल बोर्ड से भी बढ़िया बोर्ड यही बोर्ड होता है जब तक कि हम बेसिक फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। बेसिक फिजिक्स मीन्स +2 लेवल के फिजिक्स को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए सभी लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चंस क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन है जो 4th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में जंप करता है। एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है 4th से 1st में एक एटम में, तो एनर्जी कितना रिलीज हुआ, इस क्वेश्चन तक अगर हम ध्यान दें कि एनर्जी हमें निकालना है। शुरुआत से ही हम तुम लोग को बताए थे कि एनर्जी निकालना हो तो हमें वेवलेंथ निकालना होगा। वेवलेंथ निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है 1/λ r 1/n2² - 1/n1²। सभी बच्चे ध्यान दें कि वेवलेंथ निकालने, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वेवलेंथ के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे पास। n2 मतलब फाइनल ऑर्बिट 1st ऑर्बिट है और इनिशियली 4th ऑर्बिट पे है, यानी गिवन है मेरा n2 के जगह 1st और n1 के जगह 4। तो इसलिए लेमडा जो 1/λ जो आया मेरा 1/1² - 1/4²। तो 1/λ r 1/1 - 1/16, तो r 16 - 1 यहां पे आ गया, तो लेमडा मेरा आ गया 16/15r। यह मेरा वेवलेंथ हो गया उस रेडिएटेड एनर्जी का जो कि रिलीज हुआ है जब इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में गया है। तो वेवलेंथ अगर हमें पता है तो रिलीज्ड एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ होता है। hc लेमडा के जगह 16/15r हम लाए हैं, तब 15 hrc/16 वैल्यू दिया हुआ होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। अब यह क्वेश्चन हमारा आगे दे रहा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आर इमिटेड बाय एटम। तो ध्यान दो बच्चों, n बराबर यह है 4, n बराबर है 3, n बराबर है 2 और n बराबर है 1। तो 4 से 1 आने में कितना मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन हमारा हो सकता है। तो 4 से अगर आना है तो 3 पे जा सकता था, 2 पे जा सकता था, 1 पे। अगर 4 पे है तो 3 स्पेक्ट्रल लाइन मेरा मिल सकता था। 3 से अगर हम देखेंगे तो 3 से 2 पे, 3 से 1 पे और 2 से 1 पे, यानी कि फाइनली अगर हमें 1 तक आना है तो 4 से 3 स्पेक्ट्रल लाइन मिल जाएंगे, 3 से 2 स्पेक्ट्रल लाइन मिल जाएंगे और 2 से 1 के लिए 1 स्पेक्ट्रल लाइन मेरा मिल जाएगा। यानी कि 4 से 1 तक जाने के दौरान 6 तरह का स्पेक्ट्रल लाइन हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन दिस केस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो मेरा इमिट होगा वह 6 होगा। काउंट कर लो बाबू, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद है किस सीरीज में यह लाइंस बिलोंग कर रहे हैं। तो फाइनली जा रहा है कहां, 1 पे, और 1 यानी कि फाइनल जब ऑर्बिट 1 होता है लाइनमैन सीरीज होता है। दिस सीरीज इज लाइनमैन सीरीज, दिस सीरीज इज लाइनमैन सीरीज। यह कंप्लीट आंसर हो गया
अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो हमको इस तरह से जानना है। एक लंबा काम दे रहे हैं तुम लोग को कि n बराबर 4, n बराबर 3, n बराबर 2 और n बराबर 1 हाइड्रोजन एटम के लिए दिया गया है। 4 से 3 पे आने पे इमिशन को हम A नाम दिए हैं, 4 से 2 पे आने पर इमिशन को B नाम दिए हैं, 4 से 1 पे आने पे इमिशन C दिए हैं, 3 से 2 पे जाने पे इमिशन D है, 3 से 1 पे जाने पे इमिशन E है और 2 से 1 पे आने पे इमिशन F है। तो इन इमिशंस में एनर्जी रिलीज होगा, तो एनर्जी रिलीज होगा तो किस एमिशन का वेवलेंथ 496 नैनोमीटर होगा। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जब जंप करता है तो एक एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी तुम्हें निकालना आता है, सभी बच्चों को एनर्जी निकालने आती है, उससे वो वेवलेंथ काउंट कर सकते हैं। वेवलेंथ निकालना सभी इमिशन में सभी बच्चे निकाल सकते हैं। उसमें H, R और C का वैल्यू पुट करना होता है। H का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, C का वैल्यू भी पता है। H का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। R का वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स और C का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो सभी में हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो कौन सा वेवलेंथ, कौन सा इमिशन 496 नैनोमीटर के इमिशन से हो जाएगा। इसका मतलब इतना वेवलेंथ का इमिशन इतना वेवलेंथ का एनर्जी किस इमिशन से प्राप्त होगा। इसको घर पर सोल्व करना है, सभी बच्चों को पढ़ के सबको सोल्व करना है और जो भी आंसर आया कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है बाबू, ये होमवर्क हम लोग दे रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन λ1, λ2, λ3 फ्रॉम एनर्जी लेवल डायग्राम। यह एनर्जी लेवल डायग्राम दिया हुआ है, इससे हम लोग को λ1, λ2 और λ3 में रिलेशन निकालना है। बात को ध्यान से समझना है बाबू। जब C लेवल से B लेवल तक जाता है तो λ1 वेवलेंथ का फोटोन निकलता है, एनर्जी रिलीज होता है। C से A तक जाता है तो λ3 और B से A तक जाता है तो λ2 वेवलेंथ का एनर्जी इमिट होता है। तो हम ध्यान दें कि EA और EB और EC एनर्जी ऑफ लेवल A, B, C रेस्पेक्टिवली। ध्यान दो बच्चों, हम लिख सकते हैं कि अगर हम लिखें EC माइनस EB, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन C लेवल से B लेवल में चला गया। तो C लेवल से B लेवल में चला गया तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ, तो EC माइनस EB। और वह एनर्जी किस वेवलेंथ के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो λ1। तो इसको हम लिख देंगे Hc बाई λ1। सभी लोग ध्यान दे बाबू। क्वेश्चन 1, अगर हम लिखें EB माइनस EA, EB माइनस EA का मतलब इलेक्ट्रॉन B लेवल से A लेवल में चला गया तो एनर्जी रिलीज हुआ, λ2 वेवलेंथ का एनर्जी रिलीज हुआ, तो Hc बाई λ2। अगर हम लिखें EC माइनस EA, इट मीन्स बच्चों कि C लेवल से A लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप किया है और λ3 वेवलेंथ का एनर्जी इमिट हुआ है, तो Hc बाई λ3। इक्वेशन नंबर 3। हमें रिलेशन λ1, λ2, λ3 में चाहिए, न कि ये EB EC में चाहिए। तो इन्हें हमको हटाना है। देखो, किसी भी तरह का मैथमेटिकल एनालिटिकल कैलकुलेशन में अगर साइक्लिक ऑर्डर में मैटर आता हो ECBA का, तो हमेशा ऐड करना चाहिए। यह बहुत जगह काम देगा बाबू कि साइक्लिक ऑर्डर में ABC का साइक्लिक अगर हो तो उसे हम ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अब प्लस इक्वेशन 3, तो ऐड करेंगे अगर तो EC माइनस EB प्लस EB माइनस EA प्लस EC माइनस EA इज इक्वल टू HC
1 by lambda 1, 1 by lambda 2, 1 by lambda 3। तो EB कैंसिल और आ गया 2EC माइनस 2EA, यानी आ गया बाबू EC माइनस EA ट्वाइस। तो आ गया HC 1 by lambda 1, 1 by lambda 2, 1 by lambda 3। अब EC माइनस EA का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में हम जानते हैं कि C से A लेवल पे जंप किया है और उस दौरान lambda 3 वेवलेंथ का एनर्जी इमिट हुआ है। तो HC by lambda 3, तो HC 1 by lambda 1, 1 by lambda 2, 1 by lambda 3। तो HC से HC कैंसिल हो गया। 2 by lambda 3 से 1 by lambda 3 इधर आकर माइनस होगा, तो 1 by lambda 3 मेरा बच गया और यहां मेरा मिल गया 1 by lambda 1, 1 by lambda 2। lambda 1 into lambda 2, lambda 2 plus lambda 1। इसका मतलब यहाँ 2 by lambda 3 था, 1 by lambda 3 माइनस हो गया, तो 1 by lambda 3 बचा था, तो इसलिए lambda 3 पलट देंगे दोनों साइड, lambda 1 into lambda 2 बटा lambda 1 plus lambda 2, यानी कि दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। जो lambda 1, lambda 2, lambda 3 में रिलेशन चाहिए था हमें, और इस तरह का मेरा रिलेशन मिला। तो यही मेरा बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में। देखो सभी लोगों को बोला जा रहा है कि अगर शुरुआत से सभी वीडियो को तुम फॉलो करते हो, कुछ भी छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम में, कुछ भी छोड़ के नहीं आ सकते हो तुम। चलो बड़ी वाला एक अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है न्यूक्लियस की ओर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी नॉट है, D0 है, D नॉट है। अल्फा पार्टिकल को प्रोटॉन से रिप्लेस कर दिया गया, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन का अल्फा पार्टिकल के कंपेयर में कितना टाइम्स होगा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच D नॉट ही हो। मतलब समझो बाबू, इसमें हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फिर से एक बार बता देंगे, थ्योरी को समझा देंगे। प्लस जेडी एक न्यूक्लियस है, एक अल्फा पार्टिकल होता था जिसका मास m और स्पीड u होता था। इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसका काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता था, यहां पे आके स्टॉप कर जाता था। शुरू में सिस्टम के पास, शुरुआत में सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है और बाद में स्टॉप कर गया, यानी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहां स्टॉप कर गया, तो यही क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया आर नॉट। यही आर नॉट के बारे में हम लोग को देखना है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है मेरा, काइनेटिक एनर्जी जो हो रहा है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनिशियल जो मेरा काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वही मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूला पे ही बना सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट को ही समझने पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को के ही हम लिख रहे हैं बाबू, काइनेटिक एनर्जी के ही लिख रहे हैं। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जे प्लस जेडी चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो क्यू अल्फा बटा आर नॉट, यानी आर नॉट के जगह पे मेरा जो डी आया फॉर्मूला वह आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेयर क्यू अल्फा चार्ज ऑन अल्फा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल है, और के अल्फा जो है, के अल्फा जो है वह काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है। देखो बच्चों, अगर हम प्रोटॉन के लिए लिखें
फॉर प्रोटॉन, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में, क्लोजेस्ट अप्रोच में बदल क्या रहा है? तो 1/4πε0 तो दोनों के लिए होगा। न्यूक्लियस तो कुछ भी बदला नहीं है, तो प्लस जेडी है। चार्ज प्रोटॉन का अलग होगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन का अलग होगा। अल्फा पार्टिकल का चार्ज अलग होता है, प्रोटॉन का चार्ज अलग होता है। पूरा सिस्टम में सिर्फ यह दोनों टर्म एलिमेंट्स को बदलने पे बदल जा रहा है। मतलब अगर हम अल्फा को प्रोटॉन से रिप्लेस करते हैं तो मेरा बदलाव किस में हो रहा है? तो चार्ज में और काइनेटिक एनर्जी में। गिवन है मेरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर सेम, क्लोजेस्ट अप्रोच जो है मेरा सेम है, आर सेम। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मेरा सेम दिया हुआ है, इसलिए 1/4πε0 प्लस जेडी क्यू अल्फा के अल्फा 1/4πε0 प्लस जेडी क्यू पी के पी, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो। अब हम लिखेंगे चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल तो +2e होता है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन पे चार्ज +e होता है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन का अल्फा पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी बाई 2 के बराबर होगा। हमको क्वेश्चन पूछ रहा था कि अल्फा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस पे डी नॉट डिस्टेंस तक आया और अल्फा को जब प्रोटॉन से रिप्लेस कर दिए फिर भी वह डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी नॉट ही रहा। यानी गिवन है कि अल्फा को जब हम प्रोटॉन से रिप्लेस कर दिए तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो बदला नहीं, यानी बदलना पड़ेगा क्या? स्पीड वहां, काइनेटिक एनर्जी वहां। तो या क्या हुआ बाबू? प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का हाफ होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन 1/2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। तो ध्यान से समझोगे बाबू, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन हम एकदम बेसिक थ्योरी को समझाते हुए क्वेश्चन को बनाए हैं। अगर हम डायरेक्ट फार्मूला इसको यूज करते हैं तो यहां से हमको तो समझ में आ ही रहा है कि इन दोनों फैक्टर पे निर्भर कर रहा है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को बना देते हैं। अभी मेरा टारगेट प्रॉब्लम सोल्व करना नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो हम किसी भी तरह का प्रॉब्लम खुद पे खुद बना देंगे। ठीक है, इसको लिख लेना है। एक डी ब्रोगली वेव थ्योरी को हमें समझाना है, लेकिन यह थोड़ा वेव के कॉन्सेप्ट को ले रहा है। अभी तो हम लोग हेल्प के लिए यह वीडियो डाल रहे हैं, तो वेव का थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया स्टेशनरी वेव का। और स्टेशनरी वेव क्या होता है कि वो जहां से स्टार्ट करता है, जैसे 11th क्लास में हम वेव के बारे में पढ़ते हैं कि जहां से स्टार्ट करता है वहां वापस रिपीट करके जरूर आता है। स्टेशनरी वेव होता है, नोड एंटी नोड ये सब बनता है। 11th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं कि एक प्रोग्रेसिव वेव आगे प्रोपागेट करता है, फिर वापस लौट के वही वेव आता है। तो जिस जगह से स्टार्ट करते हैं उस जगह पे वेव वापस आता है। तो स्टेशनरी वेव एनर्जी इमिट नहीं करता है। जो भी एनर्जी होता है, प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी इमिट करता है और स्टेशनरी वेव उसी एनर्जी को फिर वापस ले आता है। तो यह थोड़ा 11th के वेव का सेक्शन है। जो बच्चे 11th क्लास में वेव नहीं पढ़े होंगे थोड़ा सा मुश्किल अभी होगा, लेकिन चीजें याद रखना पड़ेगा उन्हें। जो जानते हैं, जो समझते हैं इस बात को, वह यह जानेंगे कि कोई भी न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह एक सर्कुलर स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। या बोर्स बताए थे कि सर्कुलर स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट हमें बताएं कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी मूविंग पार्टिकल के साथ वेव जुड़ा होता है। किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ वेव जुड़ा हुआ होता है। वेव इज एसोसिएटेड टू
every moving particles whose wavelength is given by h by p, जहां h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है और p जो है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। यह जो बात अभी हम बोले इसको रिपीट समझ लेना कि वेव, अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ वेव जुड़ा होता है और वेव जो होता है उसका वेवलेंथ होता है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। यह थोड़ा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बताया जाएगा तो थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मूव करता है वह एक्चुअली वेव की तौर पे मूव करता है और जहां से स्टार्ट किया होता है वहां वापस आके खत्म भी होता है। तो यह स्टेशनरी वेव है तो इसका एक क्वांटाइजेशन लॉ है बाबू कि अगर स्टेशनरी वेव ही होगा, अगर स्टेशनरी वेव होगा तो जो इसका पाथ लेंथ है वह लेमडा के मल्टीपुल में होगा। फॉर स्टेशनरी वेव जहां से हम स्टार्ट किए हैं वहां खत्म होना आवश्यक है, इसलिए स्टेशनरी वेव के लिए जो पाथ लेंथ है मेरा वह n लेमडा के इक्वल होता है, जहां n क्वांटम नंबर, ऑर्बिट नंबर, लेमडा जो है वेवलेंथ है। तो r रेडियस का सर्कुलर ऑर्बिट का पाथ लेंथ क्या होगा तो 2 पाई r, तो 2 पाई r इज इक्वल टू n लेमडा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स के लिए। यही थ्योरी आगे बढ़कर जब डी ब्रोगली का हम मेथड पढ़ लेंगे तो इसी थ्योरी से बोर्स क्वांटाइजेशन जो थ्योरी था mvr इक्वल टू nh/2 प्रूव हो जाता है। वो बाद में हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 2 पाई मेरा n लेमडा के बराबर है। ऑर्बिट 1 के लिए 2 पाई r डायरेक्ट मेरा लेमडा के बराबर हो गया। ऑर्बिट 2 के लिए 2 पाई r 2 लेमडा के बराबर हो गया। ऑर्बिट 3 के लिए 2 पाई r 3 लेमडा के बराबर हो गया। इस बात को बाबू समझ लेना है। अभी हम इसके बाद कुछ 3 क्वेश्चन दे रहे हैं घर पर बनाने के लिए सभी बच्चों को। चार न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम है जिन्हें घर पर बनाना है। क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं। इनके अलावा टोटल 5 वीडियो हो गए हैं। इन 5 वीडियो को बढ़िया से रिपीट कर करके बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखने के बाद एनसीईआरटी रीडिंग देना है और उसके बाद एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम खुद से बनाना है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे बोर्ड लेवल के, लगभग इसी तरह के बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। और फिर उसके बाद हम जेई मेंस और नीट के लिए और एनडीए के लिए भी क्वेश्चंस कराएंगे इस पे। फिर की पॉइंट्स बताएंगे जो आजकल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आने लगे हैं उनके लिए। तो वीडियो अगर जो बच्चा फॉलो करेगा कुछ भी छोड़ के नहीं आ सकता है, कुछ भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रह सकता है। वीडियो के क्वालिटी में थोड़ा गड़बड़ी है, पढ़ाई की क्वालिटी में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। एच अल्फा लाइन है बामर सीरीज का, मींस हाइड्रोजन एटम के बामर सीरीज पहले बताया गया है। उसमें गामा लाइन इमिट कैसे होता है, तो गामा लाइन इमिट करने के लिए किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जंप करना है यह लिखना है और फिर एनर्जी निकालना है। यह क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है कि 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन बीम लग रहा है हमें किसी गैसियस हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करने के लिए। मतलब एनर्जी मेरा क्या दिया हुआ है तो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेवलेंथ निकालना है, एनर्जी गिवन है, वेवलेंथ निकालना है। सोचना कैसे निकलेगा। यह क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सवाल है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब n बराबर 1 और वेवलेंथ निकालना है। तो हमें n पता है और हमें वेवलेंथ निकालना है। अभी थोड़ा देर पहले हम बता रहे थे कि 2 पाई r n लेमडा के इक्वल होता है और हाइड्रोजन एटम के लिए हमें रेडियस पता है। हाइड्रोजन एटम के पहला ऑर्बिट का रेडियस हमें पता है, स्टार्ट में ही लिखे थे
वीडियो के बहुत शुरुआत में लिखा हुआ है कि 0.53 एंगस्ट्रॉम रेडियस होता है। तो रेडियस पता है तो लेमडा हम निकाल लेंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए पहले हम रेडियस निकालेंगे, फिर हम लेमडा निकालेंगे। तो यह क्वेश्चंस बनाना है और बना के जो भी डाउट्स अगर हो गया तो कमेंट सेक्शन में लिखना है कि यह क्वेश्चन हमारा डाउट हो रहा है। अदरवाइज क्लास कंप्लीट हो गया है। थ्योरी को बार बार रिपीट करना है और एनसीईआरटी बुक को पढ़ना स्टार्ट करना है।